फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तक अंश, अमन और नील जंगल से बाहर आ गए थे। तभी अंश गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बैठ गया। वहीं नील ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और अमन फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। तभी अमन ने कहा, अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? उसकी बात सुनकर अंश ने नील की तरफ देखकर कहा, इस वक्त हमारा प्राइवेट जेट कहाँ है? नील ने कहा, सर वो तो एयरपोर्ट पर है। यह सुनकर अंश ने कहा, पायलट को कॉल करो और उनसे कहो फ्लाइट तैयार रखें। हम अभी मुंबई जा रहे हैं। और तुम प्रिया को कॉल करके कहो कि वो आशी के घर चली जाए। फिर उसने अमन की तरफ देखकर कहा, मुंबई में जो ब्लैक डायमंड का ग्रुप है उनसे कहो तैयार रहे, हम आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। वहीं नील ने पायलट को कॉल करके फ्लाइट रेडी करने के लिए कहा और फिर वो प्रिया को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से प्रिया ने कॉल उठाकर कहा, आरोही और रूही का पता चला क्या? उसे आरोही के बारे में पूछते देखकर नील ने कहा, हाँ पता चल गया है। ये सुनकर प्रिया ने खुश होते हुए कहा, क्या वो दोनों ठीक है? क्या वो तुम्हारे साथ है इस टाइम? तुम सब कहाँ हो? मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर नील कुछ कहता उससे पहले ही अंश ने नील के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों यहाँ नहीं हैं। उन्हें वो लोग मुंबई लेकर गए हैं। हम मुंबई जा रहे हैं। तुम आशी के घर चली जाओ। इस वक्त वो सब परेशान हो रहे होंगे। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, भाई क्या मैं आपके साथ मुंबई आ सकती हूँ? अंश ने मना करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर प्रिया ने हाँ कहा, क्योंकि उसे पता था इस वक्त वो अंश से कोई बहस नहीं कर सकती। वहीं अंश ने फ़ोन कट किया और नील की तरफ देखकर बोला, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ लेकर चलो। उसकी बात सुनकर नील ने गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद उनकी कार एयरपोर्ट पर आकर रुकी। अंश कार से बाहर आया और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। नील, अमन और बाकी सारे बॉडीगार्ड्स अंश को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीछे चल रहे थे। वहीं अंश एयरपोर्ट के अंदर आकर रेस्टिंग रूम में जाकर बैठ गया, ताकि नील एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सके। कुछ देर बाद नील सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और अंश के पास जाकर बोला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही रूही को बचा पाएगी? क्या अंश आरोही और रूही को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सर अब हम फ्लाइट में जाकर बैठ सकते हैं। ये सुनकर अंश अपनी चेयर से उठा और फ्लाइट में जाकर बैठ गया। उसके पीछे सब फ्लाइट में बैठ गए। उनके बैठते ही फ्लाइट ने अपनी उड़ान भरी। वहीं फ्लाइट में बैठते ही अंश आरोही और रूही के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में आरोही और रूही के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। उन दोनों को याद करके अंश की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, मैं बहुत जल्द तुम दोनों को ढूंढ लूँगा। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, बस मेरा इंतज़ार करना। ये सोचकर उसने अपनी आंखों के आंसू साफ किए। वहीं अमन फ्लाइट में सो रहा था। वहीं उसके बगल में बैठा नील आरोही और रूही के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अभी तक उसके बॉस ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया है। अगर आरोही और रूही में से किसी को भी कुछ हुआ तो उसका बॉस
पूरी दुनिया को आग लगा देगा। ये सोचते ही नील के फेस पर घबराहट के भाव आ गए। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अंश फ्लाइट से बाहर आया और एयरपोर्ट से बाहर आकर कार में बैठने लगा। तभी उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आया। आशी के फ़ोन तोड़ने के बाद नील ने एक नए फ़ोन में सिम डालकर उसे फ़ोन दे दिया था। अंश ने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और देखने लगा तो उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। कुछ सोचकर उसने कॉल अटेंड किया तो सामने से आवाज़ आई, कैसे हो मिस्टर अंश रायज़ादा? मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करते हो। उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम मुंबई तक आ गए। क्या बात है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। सामने वाले की बात सुनकर अंश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चड्डा, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। मैं अभी तक इसलिए चुप था क्योंकि तुमने अपनी बेटी को खोया है। भले ही तेरी बेटी शनाया मेरे खिलाफ हो गई थी, लेकिन उससे पहले वो मेरी एक अच्छी असिस्टेंट थी। उसने मेरे ऑफिस में अच्छा काम किया था। ये सोचकर मैंने अभी तक तेरे साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि तू अपनी बेटी की मौत से दुखी है, लेकिन तूने मेरी बीवी और बेटी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर तू मेरे साथ कुछ करता तो एक बार के लिए मैं तुझे माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने उन दोनों को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है। उन दोनों का तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो शनाया को जानती भी नहीं, फिर भी तुमने उन दोनों को इस मैटर में घसीटा है। अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर जगदीश चड्ढा जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैं तेरी यही तिलमिलाहट देखना चाहता था। जिस तरह मैं मेरी बेटी के गम में तड़प रहा हूँ, उसी तरह मैं तुझे भी अपनी बीवी और बेटी के लिए तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तू अपनी बीवी और बेटी की मौत को रोक सकता है तो रोक ले। बस इतना याद रखना, जहाँ से मेरी बेटी को तुमसे प्यार हुआ था और जहाँ से मेरी दुश्मनी तुमसे शुरू हुई थी, वहीं पर तेरे अपनों का अंत होगा। अब तुझे डिसाइड करना है, तेरी बेटी और बीवी में से किसका अंत तू देखना चाहता है और किसे बचाकर तू अपनी ज़िंदगी आरंभ करना चाहता है। तेरी तो अभी अभी शादी हुई है, तू सोच ले। अपनी बेटी को गवाकर बीवी के साथ जिंदगी शुरू करेगा या फिर बीवी को गवाकर अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा, या फिर दोनों को खोकर अपनी जिंदगी बेरंग बनाकर शादी से पहले थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जगदीश चड्ढा की धमकी के बाद क्या करेगा अंश? क्या जगदीश चड्ढा शनाया की मौत का बदला अंश से ले पाएगा? जानने के लिए आगे तक बने रहना। वैसे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगे, बस फ़र्क इतना है, शादी से पहले वो लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं थे। जब तक तुझे नहीं पता था कि रूही तेरी बेटी है। अब तुझे पता चल गया है कि रूही तेरी बेटी है और तेरी आरोही से शादी भी हो चुकी है। अब तुझे पता चलेगा जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसे खोने के बाद कैसा लगता है। अपनी बेटी और बीवी को बचा सकता है तो बचा ले। तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तुम्हारा स्टार्ट टाइम होता है अब। तूने आज तक दुनिया को अपने इशारे पर नचाया है ना, अब तो नाच मेरे इशारे पर। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अंश रायज़ादा। तेरी ज़िंदगी आबाद होनी है या बर्बाद, ये 1 घंटे के अंदर तय होगा। जगदीश चड्ढा की बात सुनकर अंश को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरी बीवी या बच्ची में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जगदीश चड्ढा, तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं तो 1 घंटे के अंदर
उन दोनों को बचा लूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे। उसके बाद तुम मुझसे खुद को नहीं बचा पाओगे। इसलिए अभी कह रहा हूँ, तुम्हें जहाँ भागना है वहाँ भाग जाओ। उसके बाद तुम्हें मुझसे भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये अंश रायज़ादा का वादा है तुमसे। आज तक तूने बहुत सारे लोगों के साथ खेल खेला होगा, लेकिन अभी तक तुम्हारा सामना अंश रायज़ादा जैसे इंसान से नहीं हुआ होगा। आज तुम अंश रायज़ादा का वो रूप देखोगे जिसे मैंने आज तक सबसे छुपाया है। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं उसकी धमकी सुनकर जगदीश चड्ढा ने गुस्से में खुद से कहा, अभी तक उस अंश रायज़ादा की अकड़ गई नहीं है। बहुत घमंड है ना उसे खुद पर। बहुत जल्द उसकी अकड़ और घमंड टूटेगा और वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए आएगा। इतना कहकर जगदीश चड्ढा हंसने लगा। वहीं रॉकी आरोही और रूही को लेकर मुंबई आ गया था। उन दोनों को उसने जगदीश चड्ढा की एक खास जगह पर छुपा कर रखा था। इस वक्त आरोही एक रूम में रूही के साथ बेड पर बेहोश होकर पड़ी थी। तभी उसे धीरे धीरे होश आने लगा। अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर आरोही एकदम से घबरा गई। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश की, तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे वो सब याद आने लगा। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा तो उसे अपने बगल में रूही दिखाई दी। रूही को देखकर उसने एक चैन की सांस ली और वो रूही का नाम लेकर उसे उठाने लगी। लेकिन वह रूही को कितना भी उठा रही थी, रूही आंखें नहीं खोल रही थी। रूही को ऐसे देखकर आरोही घबरा गई। वो भागकर दरवाजे के पास गई और दरवाजा पीटने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई है यहाँ? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। मेरी बेटी आंखें नहीं खोल रही है। प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करो। उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलकर रॉकी अंदर आया। उसने आरोही की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? उसकी बात सुनकर आरोही ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो आंखें नहीं खोल रही है। प्लीज़ आप डॉक्टर को बुलाइए, वरना उसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। उसकी बात सुनकर रॉकी ने एक नज़र बेड पर बेहोश पड़ी रूही को देखा और फिर आरोही से कहा, एक मिनट रुको, मैं अपने बॉस से कॉल करके पूछता हूँ। इतना कहकर वो रॉबर्ट को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रॉकी का कॉल देखकर रॉबर्ट ने जगदीश चड्ढा की तरफ देखकर कहा, बॉस रॉकी का कॉल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या जगदीश चड्ढा रॉकी को रूही को हॉस्पिटल लेकर जाने की परमिशन देगा? अब क्या करेगा रॉकी, जानने के लिए बने रहना। जगदीश चड्ढा ने कहा, कॉल को स्पीकर पर डालो। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट ने कॉल पिक किया और स्पीकर पर डालते हुए बोला, हेलो। तो दूसरी तरफ से रॉकी ने, हेलो बॉस। वो छोटी बच्ची अभी भी आंखें नहीं खोल रही है। मुझे लगता है उस बच्ची को हमने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कहीं वो मर तो नहीं गई? अगर वो मर गई तो वो अंश रायज़ादा मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अब मैं क्या करूं बॉस? उसे ऐसे घबराते देखकर रॉबर्ट ने पूछा, क्या तुमने उस बच्ची की सांसें चेक की? उसकी बात सुनकर रॉकी ने कहा, नहीं बॉस। तो रॉबर्ट ने कहा, तुम जाकर उसकी सांस चेक करो। उसकी बात सुनकर रॉकी घबराते हुए रूही के पास जाकर उसकी सांसें चेक करने लगा तो रूही की सांस नहीं चल रही थी। फिर उसने रूही की नब्ज़ चेक की तो उसकी नब्ज़ बहुत धीमी चल रही थी। ये देखकर रॉकी ने अपने मन में कहा, थैंक गॉड ये अभी तक जिंदा है। फिर उसने रॉबर्ट से कहा, बॉस उस बच्ची की पल्स
बहुत धीमी चल रही है। अगर हम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो वो मर जाएगी। उसकी बात सुनकर जगदीश चड्ढा ने चिल्लाते हुए कहा, उसे हमने मारने के लिए ही किडनैप किया है, ना कि बचाने के लिए। समझे तुम? कोई ज़रूरत नहीं है उसे बचाने की। मैं उस अंश रायज़ादा को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी भगवान को प्यारी हो गई, तब उसका जो हाल होगा वो देखकर मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। फिर जगदीश चड्ढा ने रॉकी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रॉकी भी डर गया। उसने रूही की तरफ देखकर खुद से कहा, आई एम सो सॉरी बच्चा। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये सब करने के लिए। मैं ये सब नहीं करूँगा तो मेरा बॉस मुझे ही मार डालेगा। इधर आशिक के घर पर सब लोग बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आरोही और रूही को कुछ ना हो और वो दोनों सही सलामत घर वापस आ जाए। वहीं आशिका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आकाश उसे संभाल रहा था। घर में किसी को खाने पीने का कुछ होश नहीं था। उन लोगों को तो ये भी पता नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। निशांत जी तो पूरे टाइम कमिश्नर और अपने आदमियों से बात करने में बिजी थे। वो अब तक फ़ोन पर बात करते करते थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने आदमियों को फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। कभी-कभी तो वो अपने आदमियों पर इतने गुस्से में चिल्लाते कि वहाँ काम कर रहे सारे सर्वेंट भी डर जाते। जब से घर के सर्वेंट को आरोही और रूही के बारे में पता चला था, तब से वो भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आरोही और रूही जल्द से जल्द मिल जाए और वो सही सलामत घर वापस आ जाए। क्योंकि जब से रूही आशी के घर आने लगी थी, तब से सब सर्वेंट को उससे लगाव हो गया था। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वहीं पूजा दाई तो मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी झोली फैलाकर आरोही और रूही के लिए सलामती की प्रार्थना कर रही थी। अंश के कहने पर प्रिया आशी के घर आई थी। जब शालिनी जी ने प्रिया को अंदर आते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, प्रिया तुम यहाँ? प्रिया का नाम सुनकर आशी ने सिर उठाकर सामने देखा तो उसे सामने से प्रिया अंदर आती हुई दिखाई दी। प्रिया को देखकर आशी सोफे से उठ गई और भागकर प्रिया के पास गई। उसने रोते हुए प्रिया से पूछा, आरोही और रूही कहाँ है? तुम तो उस किडनैपर के पीछे गई थी ना? तुम आरोही और रूही को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? तुम तो यहाँ की ऐसी भी हो ना, फिर भी तुम उस किडनैपर को नहीं पकड़ पाई। भाई कहाँ है? क्या वो रूही और आरोही को लेकर आ रहे हैं? बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? उसकी बात सुनकर प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी आशी। मैं रूही और आरोही को उन उन किडनैपर से नहीं बचा पाई। मैं उनके पीछे गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और आरोही और रूही को लेकर चले गए। मैं आरोही और रूही को अपने सामने से जाते हुए देख रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या जगदीश चड्ढा अंश से अब बच पाएगा? क्या अंश आरोही और रूही का पता लगा पाएगा? जानने के लिए बने रहना। और मैं कुछ नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी आशी। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी दोस्त आरोही को नहीं बचा पाई। इतना कहकर प्रिया भी रोने लगी। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही। उन दोनों को रोते देखकर निशांत जी और शालिनी जी उनके पास गई और उनका सिर सहलाने लगी। तभी निशांत जी ने प्रिया से पूछा, वहाँ क्या हुआ था बेटा? आरोही और रूही ठीक तो है ना? अंश भी तुम्हारे पीछे आया था। फिर वो किडनैपर आरोही और रूही को लेकर कैसे चले गए? निशांत जी की बात सुनकर प्रिया वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब निशांत जी को बताने लगी।
प्रिया की सारी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी निशांत जी ने कहा, तुमने अभी अभी कहा कि अंशु को पता चल गया है आरोही और रूही को लेकर वो किडनैपर कहाँ गए हैं। तुम मुझे बताओगी वो किडनैपर आरोही और रूही को लेकर कहाँ गए हैं। उनकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, भाई ने मुझसे कहा है कि वो किडनैपर आरोही और रूही को लेकर मुंबई गए हैं। ये सुनकर निशांत जी ने पूछा, मुंबई क्यों? तो प्रिया ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता अंकल, मुझे तो भाई ने कहा है, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आरोही और रूही को वो लोग मुंबई लेकर गए हैं, इसलिए भाई भी अमन और नील के साथ मुंबई गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आप लोगों के पास आ जाऊं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर निशांत जी अंश को कॉल करने लगे, लेकिन अंश उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने नील को कॉल किया, तो नील ने कॉल पिक किया। उसके कॉल पिक करते ही निशांत जी ने चिल्लाते हुए पूछा, अंश इस वक्त कहाँ है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? हम घर पर आरोही और रूही के लिए परेशान हो रहे हैं, हमें तुम सबको जानकारी देनी चाहिए। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर नील ने कहा, सॉरी सर, हमें जल्दबाजी में मुंबई के लिए निकलना पड़ा। निशांत जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता अंश अब क्या करेगा, लेकिन मुझे आरोही और रूही सही सलामत चाहिए। अगर आरोही और रूही को बचाने के लिए अंश को खून की होली भी खेलनी पड़े तो खेलो, मुझे बस मेरी बहू और मेरी पोती सही सलामत चाहिए। अपने बॉस को मेरा ये मैसेज दे देना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो नील के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहा, जी सर, मैं बॉस को आपका ये मैसेज दे दूंगा। ये सुनकर निशांत जी फोन कट कर दिया और आशी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम रो मत, आरोही और रूही को कुछ नहीं होगा। अंश गया है ना उन्हें ढूंढने, तुम्हें पता है ना अंश जब तक उन्हें ढूंढेगा नहीं तब तक वो चैन की एक सांस नहीं लेगा। उस जगदीश चड्ढा को अब अंश के हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। उसने रायजादा खानदान की बहू और चिराग पर हाथ डालकर अपनी मौत को न्योता दिया है। निशांत जी के मुंह से जगदीश चड्ढा का नाम सुनकर प्रिया ने पूछा, अंकल अभी अभी आपने जगदीश चड्ढा का नाम लिया ना? निशांत जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो प्रिया ने पूछा, क्या भाई जगदीश चड्ढा को जानते हैं? निशांत जी ने कहा, हाँ, आरोही और रूही को उसी ने किडनैप किया है अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। इतना कहकर वो 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब प्रिया को बताने लगी। उनकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता था कि भाई की दुश्मनी उस चड्ढा से ही। मैं तो यहाँ पुणे उसके इलीगल काम को बंद करके उसे पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो पहले ही उस चड्ढा ने भाई से दुश्मनी मोल ले रखी है। अब तो उनके गुस्से से वो चड्ढा नहीं बच पाएगा। अब तो चड्ढा मेरे हाथों से गया, क्योंकि अंश भाई तो उसे मौत के घाट उतारे बिना चुप बैठेंगे नहीं। वहीं मुंबई में रॉकी ने रूही को अपनी गोद में उठाया और उसे देखने लगा। उसका मन तो नहीं कर रहा था कि उसके बॉस ने जो उसे रूही के साथ करने के लिए कहा था वो रूही के साथ करे। फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और रूही को लेकर बाहर चला गया। वहीं आरोही ने जब देखा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर जगदीश चड्ढा ने रॉकी को रूही के साथ क्या करने के लिए कहा है? क्या रॉकी जगदीश चड्ढा की बात मानेगा? जानने के लिए बने रहना कि रॉकी रूही को लेकर कहीं जा रहा है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने रॉकी से पूछा, मेरी बेटी को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम मेरी बेटी को मुझे दे दो। इतना कहकर
वो रोकी के हाथ से रूही को लेने लगी। रोकी ने उसे कई बार धक्का दिया, लेकिन फिर भी आरोही रोकी को रोक रही थी। उसकी हरकत देखकर रोकी को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर अभी तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। इतना कहकर रोकी गाड़ी में जाकर बैक सीट पर बैठ गया। वहीं उसकी धमकी सुनकर आरोही चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही रोकी ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, तो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ लेकर जाना है सर? रोकी ने कहा, बांद्रा ब्रिज लेकर चलो। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके बांद्रा ब्रिज के लिए निकल गया। वहीं बांद्रा ब्रिज का नाम सुनकर आरोही ने रोकी की तरफ देखकर पूछा, आप हमें वहाँ लेकर क्यों जा रहे हो? क्या करने वाले हो आप हमारे साथ? देखो, अगर आपको हमें मारना ही तो मुझे मार डालो, प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो अभी बहुत छोटी है। रोकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं रोकी के साथ बैठा आदमी जो बहुत खतरनाक था, उसके अंदर इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। उस आदमी को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे बच्चों या बड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी को भी मारने को तैयार रहता था। वो चड्ढा के खास आदमियों में से एक था। वो चड्ढा को हर पल की खबर देता था, जिस वजह से रोकी को ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ रहा था जो वो नहीं करना चाहता था। तभी उस आदमी ने आरोही के माथे पर गन लगाते हुए कहा, एकदम चुप लड़की, अगर एक भी शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो मैं अभी तुम्हें इधर ही ठोक डालूंगा। उसे इसे आरोही के ऊपर गन पॉइंट करते देखकर रोकी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? गन नीचे करो। लेकिन उस आदमी ने अपनी गन नीचे नहीं की, तो रोकी ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, श्याम, अपनी गन नीचे करो। अगर तुमने अभी इसी वक्त गन नीचे नहीं की तो मैं बॉस को कॉल करके बता दूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम अच्छे से जानते हो। बॉस ने ये काम मुझे सौंपा है। तुम्हें तो सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए कहा है। ऐसे में तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। रोकी आरोही और रूही को बांद्रा ब्रिज पर लेकर क्यों जा रहा है, वो क्या करने वाला है, उन दोनों के साथ जानने के लिए बने रहे। इतना कहकर वो श्याम को घूर कर देखने लगा। वही श्याम किसी से नहीं डरता था, सिर्फ अपने बॉस के अलावा। वो ये भी जानता था, अगर उसने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया तो उसका बॉस एक सेकंड नहीं लगाएगा उसे मारने में। बॉस की धमकी सुनकर श्याम चुप हो गया और उसने आरोही के ऊपर से गन हटा ली। कुछ देर बाद उनकी कार बांद्रा ब्रिज के पास आकर रुकी। रोकी रूही को लेकर कार से बाहर उतर गया। उसे बाहर जाते देखकर आरोही भी कार से बाहर जाने लगी, तो श्याम ने उसकी बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहीं बैठी रहो। यहाँ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बेटी की मौत लिखी है। तुम्हारी मौत तो दूसरी जगह पर तय की गई है। उसकी बात सुनकर आरोही डर गई। वो अपना हाथ उस आदमी के हाथ से छुड़ाने लगी, लेकिन उस आदमी की ताकत आरोही की ताकत के आगे बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से आरोही खुद को नहीं छुड़वा पा रही थी। तभी आरोही ने उसके हाथ पर जोर से काटा, इससे श्याम को बहुत दर्द हुआ। उसने आरोही की बाजू छोड़कर एक जोरदार थप्पड़ आरोही के गाल पर लगा दिया, जिससे आरोही का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। वही जब आरोही ने ये देखा कि श्याम ने उसे छोड़ दिया है, तो वो कार से बाहर उतर गई और रोकी जिस तरफ गया था उस तरफ भागने लगी।
उसे भागते देखकर श्याम भी उसके पीछे भागने लगा। आरोही अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि तभी श्याम ने उसे पकड़ लिया और उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ एक साथ झाड़ दिए, जिससे आरोही का गाल बिल्कुल लाल हो गया। वहीं रोकी रूही को लेकर ब्रिज से नीचे नदी किनारे आया तो उसे वहां 2 नाव खड़ी दिखाई दी। वो एक नाव की तरफ चला गया और उसने एक आदमी को नाव चलाने के लिए कहा और दूसरी नाव अपने साथ लेकर चलने को कहा। वो नाव वाला आदमी कुछ पूछता उससे पहले ही रोकी ने उसे पैसों का बंडल दिखाया, जिसे देखकर वो नाव वाला आदमी बिना कुछ कहे रोकी को नाव में बैठने के लिए कहता है। तो रोकी रूही को लेकर एक नाव में बैठ गया। उसके बैठते ही वो नाव वाला आदमी एक पैर दूसरी नाव पर रखकर दोनों नाव एक साथ पानी में लेकर जाने लगा। कुछ देर बाद वो नाव पानी के बीचों बीच आ गई। रोकी ने नाव को रोकने के लिए कहा, फिर उसने रूही को दूसरी नाव में लेटाया और उस नाव वाले से नाव चलाने को कहा। तो वो नाव वाला आदमी हैरानी से रूही की तरफ देखते हुए बोला, आप इस बच्ची को नदी के बीचों बीच ऐसे नाव में छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, वो सो रही है। अगर उसकी आँख खुल गई तो आपने सोचा है क्या होगा? वो पानी में डूबकर मर जाएगी। आप उसे ऐसे छोड़कर मत जाइए। मुझे नहीं पता ये बच्ची किसकी है और आपकी इससे क्या दुश्मनी है, लेकिन आप किसी का भी गुस्सा एक मासूम बच्ची पर मत निकालिए। उसकी बात सुनकर रोकी ने अपनी गन निकाली और उस नाव वाले आदमी के सिर पर पॉइंट करते हुए बोला, चुपचाप यहाँ से अपनी नाव लेकर चलो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर रोकी रूही को पानी में लेकर क्यों जा रहा है? जगदीश चड्ढा ने रूही के साथ क्या करने को कहा है, जानने के लिए बने रहे। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। उसकी बात सुनकर वो नाव वाला आदमी डर गया। उसने एक नज़र रूही जिस नाव में सो रही थी उसे देखा और फिर नाव को किनारे पर लेकर जाने लगा। कुछ देर बाद उनकी नाव किनारे पर आकर रुकी तो रोकी नाव से बाहर आया। उसने एक नज़र नदी में छोड़ी हुई नाव की तरफ देखा। इस वक्त दूर से वो नाव बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपनी गन उस नाव वाले आदमी के सिर पर रखते हुए कहा, अगर तुमने मेरे जाने के बाद उस बच्ची को बचाने की कोशिश की तो हमारे आदमी जो यहाँ छुपे हुए हैं वो तुम्हें जान से मार देंगे। उसकी बात सुनकर उस नाव वाले आदमी ने डरते हुए कहा, नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर रोकी ने कहा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर उसने अपनी गन नीचे की और पानी की तरफ देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, बॉस ने तो मुझे उस नाव में छेद करने के लिए भी कहा था ताकि वो बच्ची पानी में डूबकर मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। बस मैं ना चाहते हुए भी यही चाहता हूँ कि इस बच्ची का बाप आकर इसे बचा ले। वैसे भी वो बच्ची अगर पानी में डूबकर नहीं मरेगी, लेकिन अभी इस वक्त उसकी जो कंडीशन है, अगर उसे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो तो वैसे भी मर जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बॉस इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। इतनी छोटी बच्ची को इतनी दर्दनाक मौत देने से पीछे नहीं हट रहे हैं बॉस। वहीं ऊपर ब्रिज में श्याम आरोही को ब्रिज के किनारे खींच कर लाया और एक उंगली पानी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, देखो तुम्हारी बेटी उस नाव में अकेली है और अंधेरा भी होने को आ रहा है। तुम्हारी बेटी पूरी रात इस पानी के बीच में रही तो उसका मरना तय है। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से से श्याम का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं, फिर तुम क्यों इस तरह मेरी बेटी की जान लेना चाहते हो? उसकी बात सुनकर श्याम ने अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहा, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे पति अंश रायजादा ने हमारे बॉस की इकलौती बेटी को मार दिया था। उसी का बदला हमारे बॉस तुम्हारी बेटी को मार कर लेना चाहते हैं। डरो मत, बहुत जल्द तुम भी अपनी बेटी के पास पहुंच जाओगी। इतना कहकर श्याम जोर जोर से हंसने लगा। वहीं आरोही रूही की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए वो घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई और श्याम की तरफ देखकर बोली, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, उसकी जिंदगी बख्श दो। वो अभी सिर्फ 2.5 साल की है, उसे जाने दो। अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। इतना कहकर आरोही श्याम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन श्याम को तो जैसे आरोही की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसने एक झटके में आरोही की बाह पकड़कर उसे जमीन से उठाया और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। गाड़ी के पास आकर उसने धक्का देकर आरोही को गाड़ी के अंदर बैठाया और गाड़ी को लॉक कर दिया। वहीं आरोही गाड़ी की विंडो पर हाथ मारकर रूही को बचाने के लिए कह रही थी। ये सब रोकी देख रहा था। उसे आज जिंदगी में पहली बार क्रिमिनल होने पर अफसोस हो रहा था। आज उसे आरोही को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और वहां खड़े 2 आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं रहो और उस नाव वाले आदमी पर नजर रखो, वो उस बच्ची को बचा ना पाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या वो नाव वाला आदमी रूही को बचाएगा? क्या होगा अब रूही के साथ, जानने के लिए बने रहिए। इतना कहकर वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही श्याम भी गाड़ी में बैठ गया। वहीं रोकी को देखकर आरोही उससे रूही को बचाने के लिए कहने लगी। रोकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आरोही को ऐसे देखकर श्याम ने उसके ऊपर गन पॉइंट की तो आरोही ने श्याम का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलाओ गोली। अगर मेरी बेटी नहीं रहेगी तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगी? वही मेरे जीने की वजह है। अगर वो नहीं रही तो मैं भी नहीं जीना चाहती। चलाओ गोली, हिम्मत है तो। वहीं श्याम को आरोही पर बार बार गन पॉइंट करते देखकर रोकी ने चिल्लाते हुए कहा, श्याम गन नीचे करो। अगर गलती से भी गोली चल गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर श्याम ने गन नीचे कर ली और रोकी को घूरने लगा। वहीं रोकी ने ड्राइवर को नाइट लाइफ क्लब चलने के लिए कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और नाइट लाइफ क्लब के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उनकी कार नाइट लाइफ क्लब के बाहर आकर रुकी। रोकी कार से बाहर आया और श्याम को आरोही को बाहर लाने को कहा तो श्याम आरोही को खींचकर कार से बाहर लेकर आया और उसे लेकर रोकी के साथ क्लब के अंदर चला गया। उस क्लब में बहुत सारे लड़के लड़कियां ड्रिंक करके डांस कर रहे थे। पूरा क्लब लोगों से भरा हुआ था। वहीं रोकी और श्याम आरोही को एक प्राइवेट रूम में लेकर चले गए। इस वक्त उस प्राइवेट रूम में 7-8 लोग ड्रिंक के नशे में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर आरोही डर गई। वो वहां से जाने लगी तो श्याम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, भागने की कोशिश भी मत करना। फिर उसने रोकी की तरफ देखकर कहा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं अब वो करते हैं। इतना कहकर उसने अपने पॉकेट से एक पैकेट निकाला और टेबल पर रखे पानी के गिलास में उस पैकेट से कुछ निकाल कर डाल दिया और फिर वो पानी आरोही को पिलाने लगा। आरोही उस पानी को
ना पीने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन श्याम के आगे उसकी एक नहीं चली। श्याम ने उस पानी को आरोही को पिला दिया और फिर बोला, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या पिलाया है? फिर उसने हंसते हुए कहा, नहीं पता ना, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने तुम्हें पानी में ड्रग्स मिलाकर दिया है। ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसे पीने के बाद तुम्हें कुछ ही मिनट के अंदर इसका असर दिखने लगेगा। एक बार तुम इसका असर शुरू हो गया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगी। तब तुम खुद ही अपनी बॉडी की गर्मी को शांत करने के लिए यहाँ बैठे आदमियों के पास जाओगी। इतना कहकर उसने आरोही को धक्का दे दिया, जिससे आरोही जमीन पर जाकर गिरी। वहीं अंश मुंबई पहुंचकर कार में बैठकर अपने खुफिया बेस पर चला गया। मुंबई शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव, वहाँ ब्लैक डायमंड का बेस है। अगर कोई नया इंसान वहाँ जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो मामूली सा गांव है, लेकिन वक्त आने पर वही जगह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अंश अपने बेस पर क्यों आया है? क्या ब्लैक डायमंड ग्रुप आरोही का पता लगा पाएगा? जानने के लिए बने रहना। एक हाई फाई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हाई लेवल के वेपन से लेकर लेटेस्ट कंप्यूटर, यहाँ तक कि वहाँ फेमस हैकर भी काम करते हैं। आज वो लोग पहली बार अपने तीनों बॉस को एक साथ देख रहे थे। आज उन सब लोगों ने पहली बार रोबिन के बाद अंश और अमन को बिना मास्क के देखा था। इससे पहले भी अमन और अंश यहाँ बेस पर आ चुके थे, लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा मास्क से कवर करके आते थे। आज पहली बार वो बिना मास्क के बेस पर आए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर उस ग्रुप के सब लोग एक जगह आकर लाइन से खड़े हो गए। तभी अमन ने सबकी तरफ देखकर आरोही और रूही का फोटो सबको दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी मैम और छोटी मैम, यानी कि तुम सबके बॉस अंश की बेटी और बीवी है। फिर उसने रोकी का फोटो उन सबको दिखाते हुए कहा, यह आदमी जगदीश चड्ढा का आदमी है। इसने ही आपकी मैडम को किडनैप किया है और वो उन दोनों को लेकर मुंबई आया है। अब आप सब लोग बिना किसी को पता चले पूरे शहर में इनको ढूंढने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर कुछ लोग वहाँ से चले गए और कुछ लोग वहीं रह गए। वहीं अंश ने एक नज़र सबको देखा और वहाँ बने ऑफिस में जाकर बैठ गया। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में जगदीश चड्ढा की कही गई बातें गूंज रही थी। उसने अपने मन में कहा, जगदीश चड्ढा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मेरे अपने की मौत वहीं लिखी है जहाँ उस मुझसे दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। उसके कहने का मतलब क्या था? वह भी यही सब सोच रहा था। तभी उसे अमन की आवाज़ आई, तुम क्या सोच रहे हो अंश? अंश ने कहा, जब चड्ढा मुझसे बात कर रहा था तब उसने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी और बेटी की मौत उसने ऐसी जगह पर लिखी है जहाँ से उसकी बेटी का प्यार और नफरत शुरू हुई थी। अब मैं यही सोच रहा हूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसने आरोही और रूही को रखा है। इतना कहकर वो चुप हो गया। वहीं नाइट लाइफ क्लब में आरोही को जमीन पर गिरते देखकर श्याम घुटनों के बल आरोही के पास जाकर बैठा और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उन लोगों की तरफ देखकर बोला, यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं ये सब तुम्हें हवस भरी नज़र से देख रहे हैं। टेंशन मत लो, कुछ देर बाद तुम खुद इन सबको हवस भरी नज़र से देखकर इन पर टूट पड़ोगी ताकि तुम अपने अंदर की गर्मी को बुझा सको। इतना कहकर श्याम जोर जोर से हंसने लगा। वहीं रोगी ये सब देख रहा था। उसे आरोही के साथ श्याम का जो बिहेवियर था वो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, श्याम
अब बस करो। बॉस ने हमें जो काम करने को कहा था वो हमने अब पूरा कर दिया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर वो उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। उसे बाहर जाते देखकर श्याम भी आरोही को वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर चला गया। वो रूम से बाहर आया तो रोकी रूम के बाहर खड़ा था। रोकी को वहाँ खड़े देखकर श्याम ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रोकी ने कहा, तुम जाकर कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। श्याम ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रोकी ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर श्याम चुपचाप बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देखकर रोकी जल्दी से उस प्राइवेट रूम के अंदर आया और आरोही को देखने लगा। आरोही अब तक हल्का हल्का उस वृक्ष के नशे में आ चुकी थी। उसे देखकर रोकी उसके पास गया और उसे देखते हुए बोला, आरोही, मेरी बात सुनो। तुम ये फ़ोन लो। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम अब हल्का नशे में आ चुकी हो। पूरी तरह से नशे में आने से पहले तुम्हें जिसे कॉल करना है तुम उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। उसकी बात सुनकर आरोही ने अपनी अधखुली आंखों से रोकी को देखते हुए पूछा, तुम तो मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते थे ना, फिर क्यों मेरी मदद कर रहे हो? उसकी बात सुनकर रोकी ने कहा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस पैसों के लिए ये काम करता हूँ। भले ही मैं एक क्रिमिनल हूँ, लोगों को पैसे के लिए मारता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आरोही का फ़ोन उठाएगा? रोकी आरोही को बचा पाएगा जानने के लिए बने रहना। लेकिन मैं कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलता और ना ही किसी को खेलते हुए देख सकता हूँ। मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जो इस वक्त पानी के बीचों बीच बेहोश पड़ी। मैं उसे वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा करता तो मेरा बॉस मेरा मर्डर कर देता। फिर मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है। तुम जल्दी से किसी को कॉल करो, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो आरोही को अपना फ़ोन देकर उस रूम से बाहर निकल गया। वहीं इधर ब्लैक डायमंड के बेस में अंश छड्डा की कही गई बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, नील, जल्दी से कार निकालो। मुझे पता चल चुका है आरोही और रूही इस वक्त कहाँ होंगे। इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे जाते देखकर नील और अमन भी उसके पीछे पीछे चले गए। अंश जल्दी से बाहर आया और कार में बैठ गया। तभी अमन और नील भी कार में आकर बैठ गए। उनके पीछे ब्लैक डायमंड के कुछ मेंबर भी दूसरी कार में बैठ गए। अंश ने कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करने लगा। उसके बगल में अमन बैठा था और बैक सीट पर नील बैठा था। उसे स्पीड में कार चलाते देखकर अमन ने पूछा, तुम ये तो बताओ, तुम्हें क्या पता चला है इस वक्त रूही और आरोही कहाँ पर है? अंश ने कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। अंश ने फ़ोन पिक नहीं किया क्योंकि इस वक्त उसका तो पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर था। वहीं नाइट लाइफ क्लब में अंश को कॉल ना उठाते देखकर आरोही रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप कहाँ हैं? प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मुझे और रूही को आपकी ज़रूरत है। आरोही को ऐसे रोते देखकर उस रूम में बैठे हुए आदमियों में से एक आदमी लड़खड़ाते हुए आरोही के पास आया और अपने हाथों से आरोही के आंसू साफ करने लगा। तभी आरोही ने उसका हाथ दूर झटक दिया। ये देखकर उस आदमी ने आरोही को देखते हुए कहा, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें आज बहुत खुश कर दूंगा। आज पूरी रात हम मज़ा करेंगे। आ जाओ मेरे पास।
इतना कहकर वो आरोही को छूने की कोशिश करने लगा। वहीं आरोही अब तक अपना कंट्रोल खो चुकी थी। ड्रग्स का असर अब उस पर होने लगा था। फिर भी उस आदमी की बात सुनकर उसने खुद को उस आदमी से दूर करते हुए कहा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। उसे पीछे जाते देखकर वो आदमी उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। आरोही उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इधर अंश की कार नाइट लाइफ क्लब के बाहर आकर रुकी। अंश जल्दी से कार से बाहर आया और क्लब के अंदर जाते हुए अपने आदमियों से बोला, इस क्लब का हर एक कोना चेक करो। आरोही या रूही दोनों में से एक यही है। उसकी बात सुनकर अमन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उन दोनों में से एक यहीं पर है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कि अंश आरोही को ढूंढ पाएगा? आरोही अब कैसे बचेगी उन आदमियों से? जानने के लिए हमारे साथ आगे तक बने रहना। उसकी बात का अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और वो हर एक जगह पर आरोही और रूही को ढूंढने लगा, लेकिन आरोही और रूही उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी उसकी नज़र एक तरफ बने रूम की तरफ गई। अंशु उस तरफ जाने लगा। वो उस रूम के पास पहुंच पाता उससे पहले ही अमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उन दोनों में से एक यही है? देखो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऑलमोस्ट चड्डा ने हमें जो टाइम दिया थे वो खत्म होने को आ रहा है। साथ में अंधेरा भी हो गया है। वो लोग यहाँ नहीं हैं। प्लीज़ तुम यहाँ से चलो। इतना कहकर वो अंश को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगा तो अंश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है उन दोनों में से एक यहीं पर है। अमन ने गुस्से में कहा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? यह सुनकर अंश ने कहा, चड्डा की बात का मतलब यही था कि जहाँ से उसकी बेटी की कहानी मुझसे शुरू हुई थी उस जगह पर मेरे अपने का अंत लिखा है। जब मैंने तुम्हें शनाया के बारे में बताया था तब मैंने तुमसे कहा था ना, शनाया ने पहली बार मुझे इसी क्लब में देखा था। उसके बाद से ही उसे मुझसे प्यार हो गया था। इसका मतलब यही हुआ ना, मेरी और शनाया की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अब समझे तुम मैं इतने यकीन के साथ क्यों कह रहा हूँ? उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, शनाया का प्यार यहाँ से शुरू हुआ था तो उस चड्ढा की नफरत कहाँ से शुरू हुई थी? ये सुनकर अंश ने कहा, शनाया की मौत के बाद उस चड्ढा की नफरत शुरू हुई थी। इसका मतलब बांद्रा ब्रिज जहाँ से गिरकर शनाया की मौत हो गई थी। उसकी बात सुनकर अमन तो एकदम हैरान हो गया था। वहीं अंश अपनी बात कहकर उस रूम की तरफ चला गया। उसने रूम का डोर ओपन करके अंदर देखा तो उसे जमीन पर सोफे से टिककर बैठी आरोही दिखाई दी। वो एक आदमी को रोकने की कोशिश कर रही थी और वो आदमी उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। उसे इसे देखकर अंशु को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी के पास जाकर एक जोरदार पंच मारा जिससे वो आदमी आरोही से दूर जाकर गिरा। अंश आरोही के पास जाकर बैठ गया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आरोही होश में आओ, मैं आ गया हूँ, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? ये कहते हुए अंश लगातार आरोही के गाल थपथपा रहा था। वहीं अंश की आवाज़ सुनकर आरोही ने एक नज़र अंश की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ आप आप रूही को बचाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना कहकर वो अंश के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। तभी अमन और नील भी उस रूम में आ गए। उन्हें देखकर अंश ने आरोही को खुद से दूर करते हुए अमन से कहा, इसे चेक करो, क्या हुआ है इसे? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है?
उसकी बात सुनकर अमन आरोही के पास जाकर उसे चेक करने लगा। आरोही को देखकर उसने कहा, इसे बहुत खतरनाक ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रही है। ये सुनकर अंश ने पूछा, इसे ठीक करने की कोई मेडिसिन तो होगी ना? अमन ने कहा, नहीं, इसका कोई एंटीडोज नहीं है। इस ड्रग्स के असर को सिर्फ एक चीज़ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है कि जो अभी ये चाहती है उसे वो मिल जाए। अगर उसे वो नहीं मिला तो इस ड्रग्स की वजह से आरोही की जान भी जा सकती है। उसकी बात सुनकर अंश परेशान हो गया। उसने परेशान होते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे इस वक्त आरोही होश में नहीं है और दूसरी ओर रूही भी यहाँ नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अंश अब क्या करेगा? क्या आरोही अंश को रूही के बारे में बताएगी? जानने के लिए बने रहना। अगर रूही यहाँ नहीं है तो वो एक ही जगह हो सकती है, वो है बेंड्रा ब्रिज, क्योंकि शनाया की मौत बेंड्रा ब्रिज से नीचे गिरकर हुई थी। उसकी बात सुनकर अमन और नील अंश की तरफ देखने लगे। अमन ने डरते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो अंश? ब्रिज के नीचे पानी इतना ज्यादा गहरा है, वहां से अगर कोई गिर गया तो उसकी लाश मिलना भी मुश्किल है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि शनाया की लाश भी 2 दिनों के बाद मिली थी। अमन ने कहा, कहीं उस चड्डा के आदमियों ने रूही को उस पानी में तो नहीं फेंक दिया? उसकी बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप अमन, वो अंश रायजादा की बेटी है, उसे कुछ नहीं होगा, समझे तुम? उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अंश ने अमन की तरफ देखकर पूछा, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आरोही की बॉडी में ड्रग्स के असर को हम कंट्रोल कर सके? अमन ने कहा, एक एंटीडोट है जिससे कुछ वक्त के लिए आरोही की बॉडी को शांत कर सकते हैं। अंश ने पूछा, कुछ वक्त मतलब कितना? अमन ने कहा, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद जो उसे चाहिए वो उसे देना ही होगा। ये सुनकर अंश ने आरोही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मेरे लिए इतना टाइम काफ़ी है मेरी बेटी को बचाने के लिए। तुम उस एंटीडोट को आरोही को दे दो। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, अभी वो मेरे पास नहीं है, वो हमें मेडिकल पर मिलेगा। आयशा ने कहा, तो चलो हम रास्ते में वो ले लेंगे। इतना कहकर वो आरोही को लेकर वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे अमन और नील भी चले गए। क्लब से बाहर आकर अंश आरोही को कार की बैक सीट पर लेकर बैठ गया। आरोही पर पूरी तरह से उस ड्रग्स का असर हो गया था। वो अंश की बॉडी पर इधर उधर हाथ चला रही थी, जिस वजह से अंश अपना कंट्रोल खो रहा था। लेकिन फिर भी वो आरोही का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, जिस वजह से आरोही गर्मी गर्मी कहकर चिल्ला रही थी। उसे ऐसे देखकर अंश नील को मेडिकल स्टोर पर गाड़ी रोकने को कहता है, तो नील ने एक मेडिकल स्टोर पर गाड़ी रोक दी। अमन जल्दी से उस मेडिकल स्टोर पर गया और वहाँ से कुछ इंजेक्शन, टैबलेट और एंटीडोट लेकर आया और फिर वो कार के बैक सीट पर बैठ गया। उसने उस एंटीडोट को इंजेक्शन में डाला और आरोही को देते हुए बोला, बस ये काम कर जाए। इतना कहकर उसने वो इंजेक्शन आरोही को लगा दिया। वहीं अंश ने नील को कार तेज चलाने के लिए कहा, जिसे सुनकर अमन ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अंश ने कहा, रूही को बचाने। तो अमन ने कहा, आरोही को तुम इस हालत में वहाँ लेकर जाना चाहते हो? वहाँ जाने में हमें 1 घंटा लगेगा। इस बीच अगर आरोही की बॉडी से उस एंटीडोट का असर खत्म हो गया तो तुमने सोचा है क्या हो सकता है?
उसकी बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम भूल गए हो मेरी बेटी की जान खतरे में है। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी बेटी इस वक्त किस हालत में है, वो जिंदा भी है या। इतना कहकर वो चुप हो गया क्योंकि उसका गला भर आया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अमन, वो अभी सिर्फ 2.5 साल की है यार। इतना कहकर वो अमन के गले लगकर रोने लगा। उसे ऐसे रोते देखकर अमन और नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या अंश रूही को बचा पाएगा? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।